बच्चों, आज मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ाने जा रही हूं। सबसे पहले देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता क्या होती है। कुछ तत्व जो होते हैं उनकी जो सक्रियता होती है उसको अगर हम एक क्रम में रखें, बढ़ती हुई या घटती हुई, ठीक है, तो वो सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता क्या, जैसे कोई भी तत्व है वो धातु है या अधातु। मेन तो यहां हम धातु के बारे में बताएंगे और कुछ अधातु के बारे में भी बताएंगे कि कोई भी जो धातु होती है या अधातु होती है, यानी कोई भी तत्व जब किसी दूसरे तत्व के संपर्क में आता है तो वो उससे रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज बना लेता है। जो कुछ तत्व होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो जैसे ही किसी चीज के संपर्क में आते हैं वैसे ही उससे रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज बना लेते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जब किसी दूसरे तत्व के संपर्क में आते हैं तो थोड़ी देर बाद कुछ तीसरी चीज बनाते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे तत्व के जब संपर्क में आते हैं तो वो उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, तीसरी चीज नहीं बनाते हैं। जो चीज जिस तत्व, जो भी तत्व या लवण जिस पोजीशन में होता है वो उसी पोजीशन में ही रहता है, ठीक है। तो जो तीसरा तत्व फट से बना लेंगे तो क्या होगा, वो बहुत सक्रिय तत्व। जो थोड़ा धीमे बनाएंगे कोई तीसरी चीज किसी दूसरे तत्व से मिलकर तो वो थोड़ा मीडियोकर, यानी उनकी सक्रियता थोड़ी कम। और जो बिल्कुल भी किसी दूसरे तत्व से रिएक्ट करके तीसरी चीज नहीं बनाते हैं वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम सक्रिय होते हैं। तो उन्हीं हर तत्व की सक्रियता के अकॉर्डिंग एक सीरीज बनी हुई है जिसको हम यहां पर आज पढ़ेंगे। अब हमने यहां देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी क्या है, धातुएं। फिर अब क्या आया, मैंने यहां बोर्ड लेटर में येलो कलर में लिख दिया है कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन एक गैस है, ठीक है। तो अधातु, यहां एक अधातु आ गया। अच्छा, जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, ये सब क्या हुआ, ये भी धातुएं हुई। फिर आई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, यानी ये एक अधातु। फिर आया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये हमने एक लाइन में लिखे हुए हैं। देखिए बच्चों, ये जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये जो रिएक्टिव सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तत्व यानी कि धातुएं वो सबसे ऊपर हैं और जो धीमे 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 उनसे कम रिएक्टिव उनके नीचे हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी ऐसी बनी है कि अगर इस सक्रियता श्रेणी में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो धीमे धीमे तत्वों की सक्रियता बढ़ती जाएगी और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सक्रियता घटती जाएगी। चलिए अब जैसे देखते हैं, तो पोटेशियम ऊपर ये मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, पोटेशियम। पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम। मैंने कहा ना ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ, पोटेशियम, ठीक है। और फिर उससे कम कौन सा हुआ, सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्युमिनियम। यानी अगर हम ये 5 धातुएं देखें तो ये उस कैटेगरी में आती है जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं होती है वो यही 5 होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आया कार्बन, यानी धातु नहीं अधातु। कार्बन जो है एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव, यानी इन जो कार्बन के ऊपर धातुएं हैं कार्बन उनसे कम रिएक्टिव होती है और कार्बन के जो नीचे धातुएं हैं उनसे कार्बन अधिक रिएक्टिव होती है, क्योंकि कार्बन जो है एल्युमिनियम और जिंक के बीच में, इसकी रिएक्टिविटी जो क्षमता है वो उसके बीच में है। तो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव अधातु कौन सी हुई, कार्बन। लेकिन एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव धातु कौन सी हुई, जिंक। जिंक से कम रिएक्टिव आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव टिन, टिन से कम रिएक्टिव लेड, ठीक है। ये हो गई मीडियोकर, यानी कि इनकी सक्रियता बीच की है, यानी कि ये किसी दूसरे तत्व के संग मिलकर तीसरी बनाने में, तीसरा कुछ भी बनाने में ये थोड़ा
टाइम लेते हैं, इनसे ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, बहुत तुरंत नहीं बनाते हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम में हवा के संपर्क में जैसे ही आता है, पूरा आप देखेंगे पोटेशियम जो सोडियम है इसका टुकड़ा लेंगे और फौरन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कार्बन, अब कार्बन से कम रिएक्टिव कौन सा हुआ? जिंक, और जिंक से आयरन, आयरन से टिन, टिन से लेड, यानी ये मीडियोकर वाली हो गई। ठीक है, अब इनसे नीचे कौन आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक धातु है जो कि ऊपर वाली, अपने ऊपर वाली धातुओं से तो कम रिएक्टिव है, लेकिन अपने नीचे वाली धातुओं से अधिक रिएक्टिव है। इसके नीचे कौन सी धातु आई? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये चार धातुएं जो है ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं इन सबके कंपैरिजन में, और हाइड्रोजन से भी ये कम रिएक्टिव होती हैं। तो इस श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी आई? प्लैटिनम। यानी प्लैटिनम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, यानी लीस्ट रिएक्टिव। ये है लीस्ट रिएक्टिव धातु। ठीक है, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सी हो गई? पोटेशियम। अब आपने देखा घटते हुए क्रम में हमने बताया, अब बढ़ते हुए क्रम में वही हो जाएगा, सबसे कम प्लैटिनम, फिर गोल्ड, फिर उससे ज्यादा सिल्वर, उससे ज्यादा कॉपर रिएक्टिव, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, और ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो इनकी रिएक्टिविटी क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो घटती जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने कुछ इक्वेशंस ली हुई है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये और क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अगर हम इसको देख देख के रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए वैसे तो आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, यहां पर हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस यानी विस्थापित करता है। देखिए, जब कोई धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जब वो किसी कम रिएक्टिव धातु से की संग कोई अगर सॉल्ट होता है तो उससे रिएक्ट करती है, तो वो उस धातु को, कम रिएक्टिव धातु को अलग कर देती है और खुद उसके संग रिएक्शन करके उसके संग, जैसे कि अब देखिए यहां पर Zn यानी जिंक, जिंक ने किससे रिएक्शन है? पहला FeSO4 से, जिंक का FeSO4 से रिएक्शन है। अब आप देखिए कि जिंक और Fe में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम उसके लिए सक्रियता श्रेणी देखेंगे। जिंक कहां है? ये है जिंक, और आयरन कहां है? ये है। यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन है? जो ऊपर होगा ऑब्वियस है कि उसकी रिएक्टिविटी क्षमता अधिक होगी। तो ऊपर कौन है? जिंक। नीचे कौन है? आयरन। यानी जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जिंक जो है वो फेरम सल्फेट से टकराएगा, अगर मिक्स करा जाए, तो ऑब्वियस है कि ये क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ये उठा के फेरम को अलग कर देगा और खुद सल्फेट के संग रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? ZnSO4। और किसको अलग कर देगा? अपने से लेस रिएक्टिव धातु को अलग कर दिया, यानी कि आयरन को उसने अलग कर दिया और खुद उसने सल्फेट के संग मिलके यहां पर लवण बना लिया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, कॉपर और AgNO3। कॉपर और AgNO3 यानी कि सिल्वर। अब हम देखें कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर तभी टूटेगा ये, अदरवाइज ये नहीं टूटेगा। चलिए देखते हैं कॉपर कहां है। ये देखिए, बहुत कम रिएक्टिव जो धातुएं होती है उनमें है कॉपर, और उन्हीं में है सिल्वर। बट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर। कॉपर क्योंकि ऊपर है तो इसकी सक्रियता जो है वो अधिक है, किससे? सिल्वर से। तो ऑब्वियस है अगर कॉपर जो है वो सिल्वर को अलग कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्षमता सिल्वर से अधिक है। तो जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो कॉपर है वो NO3 यानी नाइट्रेट के संग रिएक्शन कर लेगा और सिल्वर को अलग कर लेगा। तो CuNO3। अब यहां मैंने ब्रैकेट क्यों रखा? आपको पता है कि यहां पर तो Ag और NO3 की वैलेंसी एक एक थी, तो नेग्लेक्ट हो गई थी। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो जब रिएक्ट करेगा तो इसकी जो वैलेंसी है वो यहां आएगी ना, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम यहां पर 2 रखेंगे। ठीक है, और किसको इसने अलग कर दिया? Ag को। ठीक है, ये 2 का कॉन्सेप्ट आप समझे ना, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो जब इसके संग रिएक्शन करेगा तो वो सिल्वर को तो अलग कर देगा, लेकिन अगर हम लिखेंगे इक्वेशन तो ऑब्वियसली यहां पर 2 लिखा जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कॉपर की ZnSO4 से। अब अगर कॉपर और जिंक में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके संग सॉल्ट बना के आगे आ जाएगा। अब कॉपर कहां है? ये। जिंक कहां है? ये। अब देखा आपने कॉपर
लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। तो ZnSO4 को क्या कॉपर तोड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है पावर वो ज्यादा है। तो अगर हम ZnSO4 विलयन में कॉपर मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, कॉपर अलग ही रहेगा। अगर हम जो कॉपर की रस्ट होती है, छीलन होती है, लैब में उसको मिला के देखते हैं टेस्ट ट्यूब में ZnSO4 की, तो वो छीलन ऐसे ही पड़ी रहेगी और ZnSO4 जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। इसीलिए ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। हमेशा नहीं टूट के कुछ बनता है, वो किस पे? रिएक्टिविटी पे बेस होता है, और उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे। इसको लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी इक्वेशंस लिख के तो वो बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फेरम और ZnSO4 यानी कि आयरन की ZnSO4। अब देखते हैं फेरम में और Zn में कौन मोर रिएक्टिव है। फेरम कहां है हमारा? आयरन ये है और Zn ये है। अभी ऊपर की इक्वेशन में देखा था कि Zn मोर रिएक्टिव था तो उससे तोड़ लिया, लेकिन फेरम लेस रिएक्टिव है, वो ZnSO4 को वो भी नहीं तोड़ पाएगा लाइक कॉपर। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम आयरन 10 डालते हैं ZnSO4 के विलयन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Fe जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो एज इट इज रहेगा, ZnSO4 का विलयन एज इट इज रहेगा और Fe भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, जैसा वो था, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट, Zn हमने डाला CuSO4, एक टेस्ट ट्यूब में लिया CuSO4, उसमें हमने Zn डाला। अब Zn ऑब्वियस है, अब हम देखिए रिएक्शन, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें खुद पता लग जाता है कि अब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लर्न हो जाएगी ये चीजें। ठीक है, हमें पता है कि Zn मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि Zn जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो अब क्या बना लेगा? ये ZnSO4 के संग करेगा रिएक्शन और बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर को जो है वो अलग कर देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने एक और प्रैक्टिस के लिए लिया है, कॉपर FeSO4 के विलयन में अगर हम डालें। अब देखिए Zn मोर पावर था कॉपर सल्फेट से, तो उसने अलग कर दिया। ऑब्वियस है कि ये लेस है, देखिए ये लेस है और Zn ज्यादा है, तो FeSO4 को जो है अच्छा ये FeSO4 है और कॉपर जो है और Fe कहां है? ऊपर है, आयरन। तो FeSO4 में जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, FeSO4 ऐसे ही रहेगा और कॉपर अलग ही रहेगा। FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो अलग ही रहेगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज यही है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि वो सीरीज जो हमें बताती है कि कौन सी धातु या अधातु मोर रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। और आप जितनी ज्यादा एग्जांपल्स लेके इक्वेशंस लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे वैस उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ना कि कोई पर्टिकुलर फ्रेम में आप कोई पोएम या गाना याद करके करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव आप इक्वेशंस लेके प्रैक्टिस करेंगे। और सीरीज आप पहले तो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ये रब भी कर देंगे ना, तब भी आपको पता लगता रहेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें आपको द्विविस्थापन भी बताई थी, तो चाहे विस्थापन अभिक्रिया हो, यहां पर विस्थापन अभिक्रिया बताई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या विस्थापन अभिक्रिया हो या द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, वो सिर्फ रिएक्टिविटी पे ही किसी तत्व की ज्यादा डिपेंड करती है कि वो उसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।